मिट्टी की उर्वरता का निर्धारण मुख्यतः किससे होता है? मिट्टी की उर्वरता पूछ रहा है आपको। किसका क्या पूछ रहा है? मिट्टी की उर्वरता रंग से नहीं होगा, नमी से नहीं होगा, जैविक पदार्थों की मात्रा से या तापमान से। तो साथियों, जैविक पदार्थों की मात्रा से मिट्टी की उर्वरता का निर्धारण होता है। दूसरा आपका, कौन सी परत मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत मानी जाती है? मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत, शीर्ष मृदा, अर्ध मृदा, चट्टान या रेत? तो मिट्टी की सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, शीर्ष मृदा है ना, टॉप सॉइल्स, वह सबसे उपजाऊ परत माना जाता है। का सबसे उपजाऊ परत। कहता है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 78 तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। कितना? 21% ऑक्सीजन है। कहता है पक्षियों के पंख किसके अनुकूल का उदाहरण है? ना, पक्षियों के पंख किसके अनुकूल का उदाहरण है? तैराकी के लिए उपयोग होता है पंख, उड़ान के लिए, दौड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ना। तो पंछी का जो पंख है वह उड़ान के लिए है। किसके लिए है? उड़ान के लिए। कौन सी वस्तु मानव निर्मित है? देखिए, कहता है कौन सी वस्तु मानव निर्मित है? पत्थर मानव निर्मित है, काठ लकड़ी मानव निर्मित है, लोहा मानव निर्मित है, प्लास्टिक की कुर्सी। प्लास्टिक की कुर्सी क्या है? यह मानव निर्मित है। लोहा तो मानव निर्मित नहीं है, पत्थर नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो प्लास्टिक की कुर्सी मॉडिफाई किया हुआ है, तो प्लास्टिक की कुर्सी होगा। स्वच्छता का बच्चों को सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? स्वच्छता का बच्चों को सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? व्याख्यान विधि है, चार्ट विधि है, स्वयं उदाहरण देना या सजा देना। स्वच्छता के प्रति बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं करके एग्जाम्पल देना, है ना, उदाहरण देना, स्वयं उदाहरण देना। कहता है कौन सा जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है? कौन सा जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है? छिपकली नहीं, मच्छर नहीं, चींटी नहीं, केचुआ। केचुआ क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ कर देता है। हवा में धूल और कुएं की मात्रा अधिक होती है। देखिए, हवा में धूल और कुएं की मात्रा अधिक होती है खुले मैदान में, पहाड़ों पर, शहरों में, गांव में। धूल और यहाँ पर धुआं होगा, ठीक है, धूल और धुआं, तो यह आपको शहरों में मिलेगा। पक्षियों की चोंच का आकार किस बात पर निर्भर करता है? पक्षियों की चोंच का आकार उनके रंग पर, उनके घोंसलों पर, उनके भोजन पर, उनके पंजों पर। देखिए, पंछियों का जो चोंच होता है ना, वह उसके भोजन के अनुकूल उसका चोंच बना होता है। मौसम का तापमान मापने का अंतर है। मौसम का तापमान, देखिए, मौसम का तापमान हम लोग किससे नापते हैं? बैरोमीटर से, तापमापक से, मीटर स्केल से, एनीमोमीटर से। तो साथियों, उसको हम लोग तापमापक से मापते हैं। मौसम का तापमान तापमापक से। श्वास लेने के लिए हवा का कौन सा घटक आवश्यक है? श्वास लेने के लिए हवा का कौन सा घटक आवश्यक है? नाइट्रोजन? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो ऑक्सीजन है। हम लोग श्वास लेने के लिए हवा का कौन सा घटक आवश्यक है? ऑक्सीजन है। कौन सी मिट्टी में जल साधारण क्षमता सबसे अधिक होती है? जल साधारण की क्षमता सबसे अधिक रेतीली मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में या पथरीली? तो चिकनी मिट्टी में ना पानी बहुत ही धीरे धीरे सोखता है, क्ले में। बरसात के मौसम में नमी क्यों बढ़ जाती है? बरसात के मौसम में नमी क्यों बढ़ जाती है? अधिक हवा चलने से, धूप कम होने से, और वातावरण में जलवाष्प बढ़ने से, या ठंड से? वातावरण में जलवाष्प बढ़ने से। किस पक्षी का घोंसला जल में तैरता है? बताइए, किस पक्षी का घोंसला जल में तैरता है? मैना का,
बत्तख का, कबूतर का, गिद्ध का। मैना आपका पानी से संबंधित नहीं है, कबूतर भी नहीं है, गिद्ध भी नहीं, लेकिन बत्तख का मोस्टली या पानी में ही रहना पसंद करता है, इसलिए बत्तख का घोंसला पानी में देखता है। कौन सा पदार्थ जैविक अपशिष्ट में आता है? प्लास्टिक, कांच, फल का छिलका, रबड़। देखिए यह जैविक अपशिष्ट है। प्लास्टिक तो गलेगा नहीं, कांच गलेगा नहीं, रबड़ गलेगा नहीं, लेकिन फल का छिलका आपका गल जाएगा, तो फल का छिलका। कहता है एबीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षक का बोलना बिल्कुल नहीं है, बच्चों को अनुशासन सिखाना बिल्कुल नहीं, बच्चों को अनुभव से सीखने देना, केवल रटवाना नहीं। देखिए एबीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अनुभव से सीखने देना, करके सीखना। एबीएस में कॉन्ट्रा विजिट दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? बच्चा ज्ञान का निर्माता है, बच्चा केवल अनुसरण करता है, शिक्षक ही सर्वोपरि है, केवल किताबें पढ़ना नहीं, बच्चा ज्ञान का निर्माता है। ईवीएस में मूल्यांकन कब होता है? ईवीएस में मूल्यांकन कब होता है? ईवीएस में मूल्यांकन कब होता है? केवल सत्र के अंत में बिल्कुल नहीं, हर दिन, केवल परीक्षा के समय, सतत और समग्र रूप से। ईवीएस में मूल्यांकन होता है सतत और समग्र रूप से। ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या लाभ होता है? ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या लाभ होता है? समय की बचत है, विषय कठिन हो जाता है, बच्चे अधिक सक्रिय होते हैं, केवल मनोरंजन। कहता है ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण से क्या लाभ है? बच्चे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन, देखिए यहाँ पे कहता है सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या उद्देश्य क्या है? ग्रेड देना, बच्चों को डराना, शिक्षण को बेहतर बनाना, चयन करना, तो शिक्षण को बेहतर बनाना। ईवीएस में समेकित शिक्षण का क्या अभिप्राय है? केवल विज्ञान पढ़ाना, सामाजिक और प्राकृतिक विषयों का मिश्रण, एक ही विषय बार बार पढ़ाना, केवल चार्ट दिखाना नहीं। समेकित शिक्षण का उद्देश्य था सामाजिक और प्राकृतिक विषयों का मिश्रण। ईवीएस कक्षा में पर्यावरणीय मुद्दों को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? देखिए डराकर, व्यवहारिक अनुभव से, रटवाकर, केवल पढ़ाकर नहीं, व्यवहारिक अनुभव से। ईवीएस शिक्षण में प्रश्न पूछना किसका संकेत है? ईवीएस शिक्षण में प्रश्न पूछना किसका संकेत है बताइए? अनुशासन की कमी, विषय की अरुचि, सीखने की जिज्ञासा, समय की बर्बादी। तो साथियों सीखने की जिज्ञासा। ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? पढ़ाई आसान हो, परीक्षाएं पास हो, बच्चों को बेहतर समझ हो, विषय छोटा लगे नहीं, बच्चों को बेहतर समझ हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईवीएस में छात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए? ईवीएस में छात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए मौन श्रोता रहेगा, चुपचाप सुनने वाला, सक्रिय प्रतियोगी रहेगा, आलोचक रहेगा या निरीक्षक रहेगा? तो वह सक्रिय प्रतियोगी है, एक्टिव है वो। ईवीएस में प्रोजेक्ट आधारित कार्य बच्चों में क्या विकसित करता है? कॉपी करने की आदत, रचनात्मक, अनुशासन, डर। ईवीएस में प्रोजेक्ट आधारित, यह रचनात्मक कार्य को विकसित करता है। ईवीएस कक्षा में समूह कार्य से क्या लाभ होता है? ईवीएस कक्षा में समूह कार्य से क्या लाभ होता है? प्रतियोगिता, निष्क्रियता, सहयोग एवं सहभागिता, केवल समय व्यतीत, सहयोग और सहभागिता। ईवीएस पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ईवीएस पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है? विषय को रटवाना बिल्कुल नहीं, व्यवहारिक ज्ञान देना, परीक्षा केंद्रित शिक्षा, केवल विज्ञान सिखाना नहीं, व्यवहारिक ज्ञान देना, व्यवहारिक
ज्ञान देना। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किताब पढ़ाना, पोस्टर बनवाना, वृक्षारोपण। देखिए पर्यावरण संरक्षण का बात कर रहा है यह। किताब पढ़ाने से नहीं होगा, पोस्टर बनवाने से नहीं होगा, गृह कार्य देने से नहीं होगा, वृक्षारोपण अगर कराएंगे तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उसमें नॉलेज जाएगा। ईवीएस में शिक्षक को मूल्यांकन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ईवीएस में शिक्षक को मूल्यांकन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? केवल लिखित उत्तर दें, रचनात्मक और व्यवहार आदि करने की क्षमता, अनुशासन। देखिए रचनात्मकता और व्यवहार वाला भी प्रश्न देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।